हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग का टॉपिक है सरभपुरी वंश। तो हम लोग आज सरभपुरी वंश का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस वंश के कौन कौन शासक थे, इन्होंने क्या क्या राजधानियां बनाए, कौन कौन से शहर बसाए और इन्होंने क्या क्या ताम्रपत्र या सोने के सिक्के चलाए। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे का अगर बेस अच्छा रहेगा तो आगे के कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आते जाएंगे। और जो इस चैनल का जो आपको जो नोट्स है, ये पूरा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। और मैं आप लोग को और बता दूं, इसके जो मैप है, जो जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास का जो मैप है, वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोग ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग का पर्पस है कि लोगों की हेल्प करने, इसलिए हम लोगों ने वीडियो श्रृंखला स्टार्ट किया। और आप लोग को धीरे धीरे पूरा छत्तीसगढ़ फ्री में पढ़ा के दिया जाएगा। और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो आप लोग को इंडिया का कंटेंट भी धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज क्या कौन सा वंश स्टार्ट करेंगे, तो सरभपुरी वंश को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सरभपुरी वंश को पढ़ने से पहले एक चीज़ अपन पहले देखते हैं कि पीछे के वीडियो में जाके देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीछे के वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखे कि हम लोगों ने बहुत सारे वंश का अध्ययन कर चुके हैं। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के जो राजवंश थे, तो छत्तीसगढ़ के राजवंश में कौन कौन राष्ट्रीय राजवंश थे, और क्षेत्रीय राजवंश थे, हम लोगों ने इन सबको पूरा पढ़ लिया है। और फिर सरभपुरी वंश का भी डिटेल वीडियो पढ़ा है, फिर पर्वत द्वारक वंश भी पढ़ चुका है, फिर नल वंश भी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सरभपुरी वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे? सरभपुरी वंश पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पांडु वंश होगा, फिर इसके बाद बाण वंश होगा, फिर छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म। फिर इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ का मिडिवल हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? सरभपुरी वंश। और मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो ये क्रम है, इसको आपको हमेशा याद रखना ही, डायरेक्टली क्वेश्चन में मिलाने को आ जाता है कि कौन सा वंश का संबंध किस वंश से है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सरभपुरी वंश के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं और क्या क्या अपने को इन एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हो। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब एग्ज़ाम की दृष्टि से देख कर ही बनाया गया। फिर भी आप लोग एक दो बार वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, अपने को याद ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें मतलब कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बता दूँ याद हो जाए, लेकिन आपको बार बार पढ़ते रहेंगे या खुद से नोट्स बनाएंगे या खुद से बुक पढ़ेंगे और ये वीडियो को देखते रहेंगे, तो आपको यकीन मानिए बहुत सारे चीज़ याद हो जाएंगे। और आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाइएगा, इस वीडियो सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, इसको पूरा नज़र में रख के देख के बनाया गया है, ठीक है। पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो श्रृंखला स्टार्ट की गई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में सरभपुरी वंश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो सरभपुरी वंश है, इसमें अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। तो इसमें मल्हार ताम्रपत्र में जो मल्हार ताम्रपत्र था, ये किसका ताम्रपत्र था? मल्हार ताम्रपत्र तो व्यागराज का था। मल्हार ताम्रपत्र में अमरज कुल तथा अन्य लेखों में इसे अमार्ज कुल के नाम से भी उल्लेख मिलता है। मतलब सरभपुरी वंश को और किस किस नाम से जाना जाता था? तो अमरज कुल के नाम से जाना जाता था या अमार्य कुल के नाम से जाना जाता था। अमार्य कुल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी क्या थी? सरभपुर थी। और जो सरभपुरी का जो आधुनिक नाम क्या है? सारगढ़ संबलपुर, ठीक है। क्या है? सारगढ़ संबलपुर। राजधानी क्या थी? सरभपुर थी। और आधुनिक नाम क्या है? सारगढ़ संबलपुर, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो शासक थे, इसमें टोटल कितने शासक हुए? इसमें टोटल 8 शासक हुए। कितने शासक हुए? टोटल 8 शासक हुए। और इनकी जो उपाधि थी, क्या उपाधि थी? परम भागवत की उपाधि थी, ठीक है। और इनकी जो राज्य मुद्रा मतलब जो वहाँ जो मुद्रा का जो प्रचलन होता था, जो विनिमय नियम, जो भी वस्तु प्रणाली होगी, सिस्टम हो, उसको अपन मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा में इसमें क्या चिन्ह अंकित था? राजलक्ष्मी अंकित थी, राजलक्ष्मी थे। और जो सिक्के थे, और जो मुद्रा के जो सिक्के थे, उनकी जो भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। इनकी जो भाषा थी कौन थी? संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा का
प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ पे, तो सिक्के में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो सिक्कों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सरबपुरी वंश में सिक्के पर कौन सी भाषा का अंकन किया गया था, तो अपन का आंसर रहेगा संस्कृत भाषा का अंकन किया गया था। घुमा फिरा के कुछ भी पूछे एक बार याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके जो समकालीन थे, इनके जो समकालीन का मतलब पता है ना, जहाँ पे एक लोग राज करे वहीं पे दूसरे लोग राज करे, इसी को समकालीन, पुराने वीडियो देखेगा बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, समकालीन शासक में कौन थे, राजश्री तुल्य वंश थे। राजश्री तुल्य वंश थे, जो हम लोग पहले पढ़े हैं, इससे पहले जो वंश पढ़े हैं राजश्री तुल्य वंश पढ़े। आप लोग पुराने वीडियो देखेंगे, इसका भी हम लोग डिटेल वर्णन करें हैं। ठीक है, और इनकी जो विशेषताएं थी, विशेषताएं में क्या क्या मिलती है। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम मंदिर, छत्तीसगढ़ का प्रथम मंदिर कौन सा था, देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ का प्रथम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव में बनाने का श्रेय जो छत्तीसगढ़ का जो देवरानी जेठानी मंदिर था, इसको बनाने का श्रेय किसको मिलता है, तो सरबपुरी शासकों को मिलता है। किसको मिलता है, तो सरबपुरी शासकों को मिलता है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मंदिर बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मंदिर किस वंश के लोगों ने बनाया था, तो सरबपुरी वंश के लोगों ने बनाए थे। और एक तो नोट में देख लीजिए आप क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे, जब छत्तीसगढ़ में सरबपुरी का शासक था, मतलब जब छत्तीसगढ़ में जब सरबपुरी वंश का शासक था, तो उस समय भारत का जो मुख्य वंश था, वो भारत का जो मुख्य वंश था गुप्त था, गुप्त काल था। ठीक है, गुप्त काल था। तो जो जो देवरानी जेठानी का मंदिर है, ठीक है, देवरानी जेठानी का मंदिर है, इस कारण गुप्त शासन काल में भी इस मंदिर का निर्माण होने की वजह से इसे गुप्त काल का भी मंदिर कहा जाता है। क्योंकि किसी किसी पुस्तक में अपने को देखने को मिलता है कि सर जो देवरानी जेठानी का मंदिर है गुप्त काल में भी बना, सरबपुरी काल में बना है, तो अपने को ये कहना गलत नहीं रहेगा कि गुप्त काल में भी इस मंदिर का निर्माण हुआ है। क्योंकि इसमें लिखा है जब छत्तीसगढ़ में सरबपुरी का शासन था, उस समय भारत में मुख्य वंश, भारत का जो मेन वंश था गुप्त समकालीन थे। इस कारण गुप्त शासन काल में इस मंदिर का निर्माण होने की वजह जिसे गुप्त काल का मंदिर भी कहा जाता है। अतः यह मंदिर का निर्माण सरबपुरी द्वारा करवाया गया था। किंतु यह भी सही है कि यह मंदिर गुप्त काल में का भी है। मतलब छत्तीसगढ़ का जो मेन वंश था गुप्त काल, इसलिए कहीं कहीं इसको गुप्त काल का मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे फैक्ट में देखते हैं। इस वंश के जो लेख हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। इस वंश के जो लेख हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, संबलपुर प्राप्त होते हैं। संबलपुर कहाँ पर, तो उड़ीसा में प्राप्त होता है। अतः कुछ इतिहासकारों, जो इतिहासकार है वो संबलपुर को ही सरबपुर मानते हैं। ठीक है, जो संबलपुर है तो इसे ही सरबपुर मानते हैं। मैं आपको पहले ही बता देना दोस्त, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आप चाहे तो मेंस में भी ये सब चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपने को देखते हैं सरबराज। जो अब इनके जो शासक स्टार्ट होते हैं, इनके जो पहले शासक कौन थे, सरबराज थे। तो सरबराज को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, सरबराज को इस वंश का संस्थापक मिला जाता है। इसकी जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, भानुगुप्त के अभिलेख से मिलती है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, जो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख वो कहाँ से मिला था, एमपी के सागर जिले से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जो सरबराज थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सरबराज ने अपने नाम के सिक्के चलाए था, इस पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। सरबराज ने अपने नाम के सिक्के चलाता था, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर सरबराज के बाद कौन शासक आते हैं, नरेंद्र। जो सरबराज के बाद कौन शासक आते हैं, नरेंद्र ने 3 ताम्रपत्र जारी किए थे। ठीक है, नरेंद्र ने 3 ताम्रपत्र जारी किए थे। जब ताम्रपत्र का मैं पहले ही मतलब बता चुका हूँ, तांबे की एक चादर थी जिस पर लेख लिखा जाता, उसको ताम्रपत्र कहते थे। ठीक है, जिनको 3 ताम्रपत्र थे, कौन से थे, पीपरदुला थे, कुरुद थे और रवा थे। ठीक है, और इन्होंने अपना जो तीसरा ताम्रपत्र है, इन्होंने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया था। ठीक है, इन्होंने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में कौन सा ताम्रपत्र जारी किया था, पीपरदुला ताम्रपत्र को जारी किया था। इन्होंने अपने शासनकाल में पीपरदुला ताम्रपत्र को जारी किया था। और यह किस धर्म के अनुयायी थे, तो यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यह किस धर्म के अनुयायी थे, तो यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यह किस धर्म के अनुयायी थे, तो यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में कौन सा ताम्रपत्र जारी किया, तो पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया। और ये किस वंश थे, तो ये वैष्णव धर्म से थे। ठीक है,
फिर इनके बाद कौन राजा बनते, इनके बाद प्रसन्न मात्र बनते, ठीक है। प्रसन्न मात्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट प्राप्त होता है। प्रसन्न मात्र ने भारी मात्रा में, जो प्रसन्न मात्र जो शासक हुए उन्होंने भारी मात्रा में मुद्राएं का प्रचलन किया तथा प्रसन्न मात्र के कुल 116 सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। प्रसन्न मात्र के कुल 116 सिक्के प्राप्त हुए तथा इनके सिक्के के जो केंद्र है, मतलब ये सिक्का है, सिक्के के जो केंद्र है, केंद्र में किसका किसका चित्र अंकित है, तो गरुड़ का, गरुड़ का। और दोनों किनारे में कौन कौन है, तो एक में है शंख है और एक में चक्र है, ठीक है। शंख और चक्र, तो मैंने यहाँ पे सिक्का भी बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये सिक्का है, ये सिक्का को आप लोग देख लीजिए। सिक्का, तो सिक्के के सेंटर में गरुड़ है और फिर किनारे में कौन है, शंख है और फिर चक्र है, तो ठीक है वही लिखा गया है। सिक्के के केंद्र भाग में गरुड़ है तथा दोनों किनारे में शंख और चक्र का अंकन किया गया है तथा जो नीचे है उसमें नीचे में प्रसन्न मात्र लिखा हुआ, नीचे में क्या लिखा हुआ, प्रसन्न मात्र, देख लीजिए नीचे में क्या लिखा हुआ, प्रसन्न मात्र लिखा। सेम इस टाइप का सिक्का था, ठीक है। सिक्का नीचे में क्या लिखा था, प्रसन्न मात्र लिखा, ठीक है। और इस सिक्के के जो मल्हार कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है। मल्हार में स्थित टकसाल से निर्मित किया जाता था, ठीक है। जो सिक्के को तो सिक्का को टकसाल से बनाया जाता था। इसकी लिपि क्या थी, पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ था, किसका प्रयोग हुआ था, तो पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ था तथा इन्होंने अपने नाम से प्रसन्नपुर, वर्तमान में मल्हार कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में, उसकी स्थापना की थी, जो कि कहाँ थी, निडला नदी के किनारे थी, ठीक है। जो प्रसन्न मात्र थे उन्होंने एक जगह का उन्होंने एक नगर बसाया जिसका नाम था प्रसन्नपुर, और कहाँ पड़ता था, मल्हार में। मल्हार कहाँ है, तो बिलासपुर में, ठीक है। स्थापना की थी, जो कहाँ पे थी, निडला नदी के किनारे स्थित थी, निडला नदी के किनारे स्थित थी। विद्यमानों जो मतलब जो हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने निडला नदी का संबंध लीला सागर नदी से किया है, ठीक है। निडला नदी का संबंध लीला सागर नदी से किया, ठीक है। और इसके 2 पुत्र थे, जयराज थे और दुर्गराज थे। इनके 2 पुत्र थे, जयराज थे और दुर्गराज थे। इनके 2 पुत्र थे, जयराज थे और दुर्गराज थे, ठीक है। याद करते जाइए, वीडियो देखते जाइएगा, बढ़िया मस्त याद होते जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ो, वीडियो देखो, क्योंकि जब मध्य भारत का मध्यकालीन जब छत्तीसगढ़ स्टार्ट होगा तब आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आना स्टार्ट। थोड़ा तो ये लेंथी पड़ता है क्योंकि कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके जो 2 पुत्र थे प्रसन्न मात्र के, कौन कौन थे, जयराज थे और दुर्गराज थे, ठीक है। जो जयराज थे, जयराज का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त, मल्हार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जयराज का जो ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त, मल्हार से प्राप्त हुआ है। यह विष्णु स्वामी नामक, जयराज के शासनकाल में एक विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण था, उन्होंने अपने को राज्य ग्राम को दान में दिया था, ठीक है। ब्राह्मण को राज्य ग्राम दान में दिया था तथा जल्द ही मृत्यु होने के, मतलब इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, तो इनके भाई दुर्गराज गद्दी पर बैठा, ठीक है। और दुर्गराज के संदर्भ में क्या जानकारी मिलती है, जो दुर्गराज थे, दुर्ग नामक शहर इन्हीं के नाम पर, दुर्ग नामक शहर की स्थापना इन्हीं के नाम पे हुई है, ठीक है। याद रखिएगा, दुर्ग नामक नगर की स्थापना इनके नाम पर ही हुई है। फिर इनके बाद कौन शासक आते हैं, प्रवर राज, ठीक है। इन्होंने क्या क्या कार्य किया, इन्होंने राजधानी सरबपुर से सिरपुर स्थापित की। जो सरबपुर जो संबलपुर था उसको वहाँ से राजधानी सिरपुर स्थापित की तथा इनके 2 ताम्रपत्र मिलते हैं, पहला ठाकुर दिया ताम्रपत्र, दूसरा मल्हार ताम्रपत्र, ठीक है। फिर उसके बाद कौन इसके उत्तराधिकारी आते हैं, महावासुदेव, ठीक है। महावासुदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर्सनैलिटी से, याद रखिएगा, ठीक है। महासुदेवराज, इनके सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। कितने ताम्रपत्र, तो 8 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इंद्रबल कौन सा था, पांडुवंश का था। जो पांडुवंश अभी हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, पांडुवंश इंद्रबल इन्हीं का सामंत था, ठीक है। यह जानकारी जो जानकारी प्राप्त होती है महासमुंद अभिलेख के कौवा ताल अभिलेख से मिलती है, ठीक है। इंद्रबल इनका सामंत था, यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो महासमुंद अभिलेख के कौवा ताल अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और इंद्रबल को किस नाम से इंद्रबल का नाम किस नाम से उल्लेखित है, तो सर्वाधिकृत के नाम से उल्लेखित किया गया, ठीक है। सर्वाधिकृत के नाम से उल्लेखित किया गया। फिर इसके बाद क्या जानकारी प्राप्त होती है, इन्होंने सिरपुर को दूसरी राजधानी बनाई, ठीक है। फिर इसके बाद कौन से पर्सनैलिटी आते हैं, प्रवर राज थे वह सरबपुरी वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है।
प्रवर राज होते थे सरबपुरी वंश के अंतिम शासक थे। इसके 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते, ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र प्राप्त होते। ठीक है, और इसके बाद अपने को और क्या तथ्य मिलते हैं, जो राजश्री शासक, जो राजश्री तुल्य शासक भीमसेन द्वितीय के आक्रमण के पश्चात इन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य किया। जो राजश्री तुल्य वंश अपन जो पहले पढ़ चुके थे, जो भीमसेन द्वितीय है, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, इनके आक्रमण से इन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य किया था। अब इसका देखते हैं पतन। पतन कैसे होता है, जो इंद्रवल जो इनका सामंत था, इंद्रवल जो पांडु वंश का सामंत था, इन्होंने इसकी हत्या करते सरबपुरी शासक को समाप्त करके पांडु वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इंद्रवल ने इनकी हत्या करके सरबपुरी शासक को समाप्त किया तथा पांडु वंश की स्थापना की। ठीक है, और इनमें कुछ अन्य तथ्य देखने को मिलते हैं। अन्य तथ्य में क्या क्या देखने को मिलते हैं, अन्य तथ्य में क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ये देखिएगा, ताला गांव से प्राप्त रुद्र शिव की प्रतिमा इस वंश के शासन काल में ही बना है। ठीक है, जो ताला गांव से प्राप्त जो रुद्र शिव की जो प्रतिमा है वो इसी वंश के शासन काल में बना है। ठीक है, और इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, इनके जो ताम्रपत्र जो प्राप्त होते हैं, इसमें तिथि, स्थान, वर्ष, लेखन का उत्कीर्ण मिलता है किंतु चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, इनके जो ताम्रपत्र तिथि, स्थान तथा वर्ष, लेखक का उत्कीर्ण मिलता है किंतु चित्र नहीं मिलता। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इस वंश के जो लोग थे ये संभवतः यह कैलेंडर का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, जो संभवतः यह कैलेंडर का प्रयोग नहीं करते थे। और ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सरबपुरी वंश के लोग किस धर्म के थे, तो वैष्णव धर्म के थे। ठीक है, अब इनका प्रशासन देखते हैं, प्रशासन में क्या क्या तथ्य प्राप्त होता है। तो प्रशासन में क्या था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, ग्राम के बाद भोग या भुक्ति, भोग या भुक्ति बोलते थे, जो वर्तमान के तहसील का पर्यायवाची था। ठीक है, जो वर्तमान के तहसील का पर्यायवाची था, भोग या भुक्ति। फिर इसका आधार क्या था, इसका जो आधार था वो क्या था, वर्तमान का जिला, वर्तमान का जिला। ठीक है, और इस वंश के लोग अपने नाम के पूर्व में महा लिखते थे। ठीक है, इस वंश के लोग अपने नाम के पूर्व में महा लिखते थे, जैसे महासुदेवराज, और भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें देखिए महा पहले लिखते थे। ठीक है, महासुदेवराज ETC एक्जेरेटर। ठीक है, और आप लोग ये फैक्ट देख लीजिए, सरब इनमें कौन कौन से शासक ने, कौन कौन से जो सरबराज थे उनकी राजधानी क्या थी, सरबपुर थी। प्रसन्न माती की राजधानी क्या थी, मल्हार थी। और प्रवर राज प्रथम की राजधानी क्या थी, सिरपुर थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो वंश आएगा उसका नाम है पांडु वंश। कौन सा वंश है, पांडु वंश। ठीक है, पांडु वंश आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो कल या परसों अपलोड होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और उन लोगों तक पहुँचाए जिनको इनकी ज़रूरत है। और आप लोग इतना भी पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा कोई भी एग्जाम में आज तक कोई बाहर क्वेश्चन नहीं किया। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो की जो वैलिडिटी है सिर्फ 3 से 4 मंथ की है, इसको फिर इसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद करिए, धीरे धीरे आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और आपको धीरे धीरे इंडिया के संदर्भ में भी वीडियो प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, क्योंकि मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैप उसी में सेंड करूँगा। ठीक है, जिससे आप लोगों का पूरा कंटेंट क्लियर हो जाए। थैंक यू।